Hello dear students, good evening. Saturday is a day for weekly revision. So इस हफ्ते के जितने भी वोकेब्स दोस्तों हमने सीखे वो सारे वोकेब्स को अगर एक बार हमारी नज़रों के सामने से वापस से पास ऑन किया जाए तो पक्का वो हमारी मेमोरी में और स्ट्रांगली बैठ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कहूँ कि दोस्तों कल मैं क्लास में नहीं आ पाया बिकॉज आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर. मतलब मैं थोड़ा सा स्लाइटली अनवेल, थोड़ा सा बीमार सा महसूस कर रहा था. अब आप जब 5 बार 10 बार ये फीलिंग अंडर द वेदर को यूज करोगे तो उसके बाद उसका रिवीजन करना नहीं पड़ता, वो आपके लिए बाय हार्ट हो जाता है. तो आज जब आप ये वीडियो देखने आए हो या आप जब वीडियो देखना चालू कर भी दिया है, ठीक है, तो पहला अपना माइंडसेट बना लीजिए कि आगे की 35 से 40 मिनट हम क्या करने वाले हैं. सिर्फ और सिर्फ कुछ वोकेब्स, कुछ पैराग्राफ के आधार पे आपके सामने से पास किए जाएंगे. उसको मैं भी डिस्कस करूंगा. यस एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. तो उसके जरिए आप उसको जब ऑब्जर्व करोगे तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि मेरे साथ साथ आप वहां बैठे बैठे बोलिए भी. सिर्फ सुनना काफी नहीं है. इन्वॉल्व योर बॉडी पार्ट्स. जितना आप शामिल होगे उतना ज्यादा मेमोरी स्ट्रांग होगा और कम मेहनत में ज्यादा वोकेब याद रहे, ये आज हम सब की जरूरत है. तो चलिए कमेंट में सब लोग फटाफट लिख दीजिए रेडी और शुरू करते हैं आज का सैटरडे सेशन ऑफ वीकली रिवीजन, जिसमें 1 तारीख, 10, 11 और 12 ये 4 नवंबर के जो दिन थे, जिन दिनों में हमने एडिटोरियल्स देखे थे, उन्हीं एडिटोरियल्स के जो वोकैब्स है उसको एक बार वापस से थोड़ा रिकैपिचुलेट करते हैं. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. आप सबने रेडी लिख भी दिया है. सबसे पहला था अंडर एस्टिमेटेड यूटिलिटी. यूटिलिटी मीन्स द काइंड ऑफ फैसिलिटी, काइंड ऑफ कन्वीनियंस इन टर्म्स ऑफ मनी और एनी अदर टर्म जो प्रोवाइड किया जाता है वो ऑन रूरल जॉब्स स्कीम फंड के क्रंचेस का मतलब हमने देखा था, उसका जो शॉर्टेज होता है वो. और यहां दोस्तों फोकस करिएगा सारे हाईलाइटेड वर्ड्स पे. मैं 5-5, 7-7 मिनट पे एक एडिटोरियल को कवर करके सेकंड एडिटोरियल की ओर बढ़ जाऊंगा. ठीक है, तो आज की 40 मिनट 45 मिनट आपके लिए प्रोडक्टिव होने वाली है. 7:30 से लेकर 8:15 बजे के आजू बाजू तक हम ये सेशन लेंगे. ठीक है. दूसरा, कल माने संडे वोकैब टेस्ट है, ये भी आपको पता है. तो आज के जो ये सारे हम डिस्कस करेंगे उसमें से ही कुछ ना कुछ वोकैब्स वहां सिनोनिम्स एंटोनिम्स बन के आएंगे तो आपको ज्यादा हेल्पफुल होंगे. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला था क्रंच, मतलब तो लिखा हुआ है ऊपर शॉर्टेज, कि स्कीम के जो फंड है उसकी शॉर्टेज आई थी. वो यूज्ड अप मतलब वो सारा फंड जिसने कंज्यूम कर लिया, यूटिलाइज कर लिया. आउटले मतलब क्यों यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर हुआ जिसे कहा जाता है आउटले. और ये सारी स्कीम थी माइग्रेंट लेबरर्स के लिए. माइग्रेंट मतलब जो पर प्रांतीय जो कर्मचारी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं काम के पर्पस से लिए, उसे कहा जाता है माइग्रेंट. और कमेंट में अगर आप सारे वोकैब्स भी लिख सकते हो तो लिखिए. मैं चाहता हूं आपकी सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो, टाइपिंग के बहाने, बोलने के बहाने, देखने के बहाने, सुनने के बहाने. उतना ज्यादा वो वोकैब आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा. बढ़ते हैं आगे. 4 वोकैब आप लोग कमेंट में लिख लोगे, क्रंच, आउटले, यूज्ड अप एंड माइग्रेंट. उसी के साथ आगे अगर बढ़े तो अमाउंटेड ओनली टू, इसका मतलब ओवरऑल क्या रिजल्ट आया, तो परिणाम क्या आया, तो रिजल्टेड इन. और बेटर ऑफ का मतलब होता है वेल टू डू, किसी एक से और अच्छी परिस्थिति में होना. तो अभी तक तो वोकैब आ रहे थे, अब अमाउंटेड टू फ्रेज है, बेटर ऑफ फ्रेज है. तो आज हम इडियम्स, फ्रेज और वोकैब्स तीनों का रिवीजन कर रहे हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे. आर्डुअस का मतलब होता है इन्वॉल्विंग हार्डवर्क, ज्यादा परिश्रम, ज्यादा मेहनत जिसमें इन्वॉल्व होती है वो. तो यहां था विच इवन इफ इट इन्वॉल्व्स आर्डुअस. एंड मीनियल का मतलब होता है अनस्किल्ड वर्क. आप चेक करिए लिखा हुआ वहां है, मैं उसी को आपके सामने लेके आ रहा हूं ताकि और अच्छे से रिकलेक्ट हो पाएगा लास्ट टाइम जो सीखा था उससे. तो मीनियल का मतलब होता है अनस्किल्ड वर्क और आर्डुअस का मतलब होता है फिजिकल हार्डवर्क जो ज्यादा इन्वॉल्व होता है वो. और अकाउंटेड फॉर का मतलब होता है उसका ओवरऑल परसेंटेज में गिनती कितना आया. सपोज मैं ऐसा कहूं कि ये क्लास जो बैठा है उसमें 100 में से 50 या 60 बॉयज है और 40 गर्ल्स है, तो मैं कह सकता हूं बॉयज अकाउंट फॉर 60% ऑफ द क्लास स्ट्रेंथ. तो अकाउंट फॉर मतलब गिनती बताने के लिए मैंने ये शब्द का, ये फ्रेज का इस्तेमाल किया. कमेंट में लिखते चले जाइए दोस्तों अकाउंट फॉर. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट की लाइन फटाफट चलनी चाहिए. स्टीप का मतलब होता है बहुत ही शार्प,
बहुत ही एकदम जिसे कहते हैं ना रैपिड लेवल का, और देखा जा सके नोटिसेबल हो वैसा शार्प कॉन्ट्रैक्शन, मतलब थोड़ा सा फॉल आना, गिरावट आना। और ये बात कर रहे रूरल एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा, तो चंक को कहा जाएगा पीस या एक तरह से शेयर कहा जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ने बहुत ज्यादा राज्यों पे इल्जाम लगाया था, जिसका मतलब है कि अक्यूज किया था, ठीक है। और आगे आर्टिफिशियली वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, जो वर्क करने वाले आते हैं वहां इतने होते ही नहीं हैं, और मिनिस्ट्री ने कहा कि आप लोग खुद खर्चे का बजट बढ़ाए जा रहे हो, ठीक है। और बॉर्न आउट मतलब कैसे साबित हुआ, तो ग्राउंड रिपोर्ट्स मतलब जो रियलिटी में जहां जो काम हो रहा है वहां जाके आपने चेकिंग किया, और जो आपने एनालिसिस किया वो आप जब किसी को बताते हो तो आप कहते हो उसे ग्राउंड रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्लेम एक्टिविस्ट का यह भी दावा है कि सम वर्कर्स हैव बीन टर्न्ड अवे, मतलब उनको काम देने से इनकार कर दिया गया है। टर्न अवे करना मतलब एक तरह से मुंह फेर लेना, ना बोल देना, रिजेक्ट कर लेना कि हम आपको काम नहीं देंगे, और उसका असल कारण यह था कि फंड्स की कमी थी। चलिए, तो कोई आर्टिफिशियल डिमांड नहीं थी जैसा कि इल्जाम लगाया गया था। और उसी में आगे पॉजिटिव का मतलब होता है क्रंच, और क्रंच का मतलब होता है शॉर्टेज। तो दो अलग अलग वोकैब्स को ना जितना हो सके उतना जोड़िए, जितना वोकैब्स को जोड़ोगे उतना और अच्छे से वो आपको याद भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये जो स्कीम है ना, वो जो डिस्ट्रेस मतलब तो स्ट्रेस, तनाव, प्रॉब्लम, समस्या, उसको शांत करती है। तो एलिविएट करना मतलब मिटिगेट करना, एक तरह से निपटा लेना। और आगे लिखा है कि एडिंग का मतलब होता है असिस्टिंग, हेल्पिंग या सपोर्ट करने वाला। जो एक इंश्योरेंस स्कीम है वो भी गरीब घरों को और फार्मर्स को देने की जरूरत है, ऐसा यहां पे कहा था। और ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज, बहुत सारे पाथ, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और टर्न आउट का मतलब होता है आखिरी परिणाम क्या आया। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कहूं कि मेरी जो मेहनत है ना वो सफल हुई है और मुझे एक अच्छा परिणाम मिला है, तो मैं कहूंगा माई हार्ड वर्क हैज टर्न्ड आउट टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। तो मेरा जो मेहनत था वो कहीं ना कहीं परिणमित हुआ है मेरी सफलता में। तो टर्न आउट मीन्स टू बी गिवन और टू बी इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, है ना, टू बिकम हेल्पफुल, ठीक है। चलिए, तो टर्न आउट करना मतलब फाइनली अगर मैं कहूं तो रिजल्ट के तौर पे निकल के आना। और साल्व का मतलब होता है आपको जब कहीं चोट लगी यार, तो वहां पे जो बाम, जो मरहम लगाते हो उसे कहा जाता है साल्व, ठीक है। तो टू बी साल्व फॉर फार्म वर्कर्स एंड लेबरर्स। और इंड्यूस्ड का मतलब होता है किसी चीज से एनकरेज हुआ, किसी चीज से कॉज हुआ। तो ये पूरा सेंटेंस देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस जो कॉज किया जाता है बाय द पैंडेमिक एंड द रिस्पॉन्स, तो उसमें जो महात्मा गांधी स्कीम है ना, हैज टर्न्ड आउट, हैज रिजल्टेड टू बी और रिजल्टेड इन बिकमिंग अ साल्व फॉर फार्म वर्कर्स, उनके लिए एक मरहम का काम किया है उसने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टिम्युलेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को और बढ़ावा देना, एक्साइट करना, एनकरेज करना। उसी के साथ हमने देखा था कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब होता है, देखो एक होता है एक्स्ट्रावेगांजा। एक्स्ट्रावेगांजा का मतलब कमेंट में लिखिए दोस्तों, एक्स्ट्रावेगांजा इसका मतलब है जो फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा करता है वो, तो उसी का ऑपोजिट हो जाएगा कंजर्वेटिव, जो जितना जरूरत होता है उतना ही खर्चा करता है। और इस बात के लिए जो ओवरऑल पोटेंशियल है ना स्कीम का, वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग उससे कैसे है, बेखबर है, दैट इज अनमाइंडफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही सारे वोकैब्स जब यहां दिए तो ये मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें याद कभी भी ऐसा लिस्ट नहीं रहता। हमें याद रहता है वही वोकैब जिसको स्टोरी के साथ, पैराग्राफ के साथ जोड़ के हमें बताया गया हो। आप मानते हो इस बात को तो कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए नेक्स्ट एडिटोरियल, ताकि मैं नेक्स्ट एडिटोरियल की ओर बढ़ूं। और ये आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, उसमें से आप पढ़ते ही रहते हो। तो मैं मेन वोकैब जो है जिसको हमने डायरेक्टली सीखा था, मैं उस पर पहले पिन पॉइंट कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, वेरी गुड, फटाफट नेक्स्ट लिख दिया सब लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा था कॉट इन द क्रॉस फायर, दैट इज ऑन इंडियन फिशरमैन डेथ इन पाकिस्तान फायरिंग, ठीक है। तो उसके ऊपर अच्छा, और आगे बढ़े उसके पहले मेरे को संदीप सर और रितेश सर दोनों ने फोन किया, बोले सर हम वापिस आ रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, बच्चे भी तैयार है, आप भी तैयार हो। तो संदीप सर जो है वो यहाँ भले 15 तारीख लिखी है, सॉरी 16 तारीख लिखी है, लेकिन 15 नवंबर के दिन मतलब मंडे से शाम को 8:30 बजे CNA
एनालिसिस और पूरा डिस्कशन अंग्रेजी और हिंदी में स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे ही हमारे हितेश सर हैं, उन्होंने भी कहा सर मेरा भी बता देना। मैंने बोला क्यों नहीं सर, बच्चों का फायदा होता है वो चीज तो बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो 15 नवंबर सोमवार के दिन शाम को 6:15 पे 6:15 बजे रीजनिंग का जो सेशन है वो वापस स्टार्ट हो जाएगा। और मंडे से 7:30 को एडिटोरियल तो होता ही है, ठीक है। चलिए गुरुजी मेरा भी तो मार्केटिंग करूं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉट इन द क्रॉस फायर दोस्तों, दो एरिया है साम सामने और बीच में कुछ पर्सन अगर वर्क कर रहे और साम सामने गोलीबारी हो रही है तो उसे कहा जाता है क्रॉस फायर। आगे बढ़ते हैं। विक्टिम्स मतलब जिसके ऊपर ये गोलीबारी चली वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसे कहा जाएगा विक्टिम्स। उसी के साथ आगे बढ़ते, ऑफ का मतलब होता है गुजरात से थोड़ा दूर, दैट इज अवे फ्रॉम, ठीक है। और वो बहुत सारे फिशरमैन को पाकिस्तानियों ने क्या कर लिया, डिटेन कर लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया, अपनी गिरफ्त में ले लिया। आगे बढ़ते हैं। डिप्लोरेबल का मतलब है ये जो गोलीबारी करना, किसी को मार डालना, ये सारे काम कैसे है, डिप्लोरेबल है, निंदनीय काम है, घृणा के लायक काम है, बड़े नीच काम है। चलिए तो आगे हमने लिखा था कंडेमनेबल, डिजर्विंग कंटेम्प्ट मतलब डिप्लोरेबल। और आप बहुत ज्यादा कॉन्ट्रावेंशन करते हो, जो भी हमारा एग्रीमेंट है उसका मतलब उसका भंग करते हो, उसका वायोलेशन करते हो, या उसे कहा जाता है ब्रीच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और बायलैटरल का मतलब होता है जिसमें दो देश या कोई भी दो पक्ष शामिल हो और दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो तो उसे कहा जाता है बायलैटरल। रेगुलर जो भी नया वर्ड आता जाए कमेंट में उसको टाइप करते चले जाइए, आपका मेमोरी और ज्यादा शार्प होता चला जाएगा, क्योंकि जितना उस वोकेब को यूज करोगे, बोलोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, उतना ही ज्यादा वो वोकेब आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमेट का मतलब होता है राजदूत, उसे हिंदी में कहते हैं राजदूत। इंग्लिश में बहुत सारे सिनोनिम्स है उसके, एक तो है एम्बेसडर, एक है एमिसरी, एक है कॉन्सुलेट, एक है एनवॉय। ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है एक देश को रिप्रेजेंट करने वाला जो दूसरे देश के वहां रहता है, अपने देश के लोगों के हित की रक्षा करने के लिए, उसे कहा जाता है राजदूत। चलिए आगे बढ़ते। समन मतलब आप जब किसी को बुलावा भेजते हो तो कॉल इन आता है ना, बुलावा दिया जाता था, तो बुलाया जाना उसे कहते हैं समन। कोर्ट में भी कहा जाता है हाजिर हो। अच्छा, लेकिन आपको रिफ्रेन करना होगा, परहेज करना होगा, अपने आप को नियंत्रित करना होगा फ्रॉम अनप्रोवोक्ड, बिना भड़काए, बिना एनकरेज किए। अगर आपको सामने से ही गोलीबारी करने का मन होता है तो वो गलत है। हाँ, किसी ने कुछ आपको छेड़ा, कुछ गलत कहा या कुछ गलत बॉर्डर पे किया और सामने अगर आप गोलीबारी करते हो तो वो प्रोवोक्ड है। लेकिन सामने वाले ने कुछ कहा ही नहीं और आप खुद ही गोलीबारी करना शौक आ गया और करने लग गए, वो अनप्रोवोक्ड है। तो ऐसा वाला अनप्रोवोक्ड फायरिंग है, उससे अपने आप को रिफ्रेन करो, रोको, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे गुजरात के मछुआरे अप्रोक्स 345 जो लॉज्ड है, मतलब अभी वहां पे जमा है, दर्ज किए गए हैं उनको वहां पे, मतलब एक तरह से अरेस्ट करके कैद में रखा गया है पाकिस्तानी जेल में, ठीक है। और आगे उन्होंने 2019 में जो बोट है ना उसको डुबाया था, डूबना मतलब सिंक करना, उसी का पास्ट संक बना दिया मतलब ड्राउन, डूब जाना, ठीक है। और ऑन बोर्ड का मतलब होता है जो बोट पे सवार होते हैं ना, ऐसे मछुआरे, उनको कहीं ना कहीं जो डुबाने की कोशिश करी गई थी तो उनको बचा लिया गया था, मतलब रेस्क्यू कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉन्सुलर अभी थोड़ी देर पहले आ चुका, एम्बेसडर, एमिसरी, कॉन्सुलरेट मतलब कॉन्सुलेट या एनवॉय, ये सारे वर्ड का एक ही मीनिंग होता है, वो है राजदूत, ठीक है। और फैमिलीज ऑफ दीज इम्प्रिजन्ड पीपल, इम्प्रिजन्ड का मतलब है जो जेल में है, जो कैदी बने हुए हैं, उन लोगों के परिवार कैसी हालत में है। पेन्यूरी का मतलब है पोवर्टी, गरीबी, पैसे होना नहीं, एकदम खराब हालत हो जाना, दुर्दशा हो जाना, ऐसी हालत में है बहुत सारे लोग, तो उस बात के ऊपर तो ध्यान दो। अच्छा, और जो आपने एक मैकेनिज्म बनाया था ना 2007 में, ठीक है, वो मैकेनिज्म तो अभी डिफंक्ट हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है, यूजलेस हो चुका है, कोई उसमें प्रोग्रेस भी नहीं दिख रही है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। उसी के साथ अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं कि ये जो एक पूरा मैकेनिज्म बनाया था ना उसको रिस्टोर किया जाए, उसको रिवाइव किया जाए, उसको पुनर्जीवित किया जाए, ठीक है। लेकिन ये जो कोशिश थी उसने कोई फ्रूट्स बेयर नहीं किए, मतलब उसमें से कोई अच्छा फल, कोई अच्छा फायदा, कोई अच्छा परिणाम हमें मिला नहीं। और आगे बढ़ते हैं। और इंडिया श्रीलंका जो वैसे तो बड़े ही कैसे रिलेशन मेंटेन करते हैं,
कॉर्डियल, लेकिन उनके बीच में भी बॉर्डर पे कुछ इश्यूज बहुत बार दिखे हैं। तो कॉर्डियल का मतलब होता है बड़े ही फ्रेंडली, बड़े ही अच्छे तरह से जो रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं, और वो भी बायलैटरल मतलब दो तरफा। वो बात करने के लिए मैंने जो वर्ड यूज किया वो है कॉर्डियल, फ्रेंडली, मिलनसार, एमिकेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्म भी कहते हैं उसे। और देखो जब भी कोई डिफिकल्ट होता है ना प्रॉब्लम या डिफिकल्टी होती है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, आपका सोचना अलग है, मेरा सोचना अलग है, तो हमारे दोनों की सोच के बीच का जो फर्क है ना उसको रिकंसाइल करना होता है, उस डिफरेंस को सॉल्व करना होता है, इसीलिए बोला है रिकंसाइल करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और दोनों देशों ने अवॉइड करना होगा किसी भी तरह का एस्केलेशन, मतलब बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट। अगर प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम और बढ़ जाए तो उसे कहते हैं एस्केलेशन। तो अवॉइड करना होगा वाला एस्केलेशन। और ये एस्केलेशन किसके कारण से हो सकता है? ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ लेटेस्ट इंसिडेंट, जो वहां एक मछुआरे की 6 साल के बाद किसी ना किसी तरह से समुद्री रास्ते में वो था और पाकिस्तानियों ने गोली मार के उसकी हत्या कर दी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो उससे रिलेटेड वॉकेब का पूरा लिस्ट आपके सामने है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये लिस्ट आपको पीडीएफ के फॉर्म में, जो एकेडमी की टेलीग्राम चैनल है डेली पीडीएफ बाय बैंकिंग एकेडमी, उसमें आपको मिल ही जाता है। तो मैं ये डिस्कस करूं, इससे अच्छा है कि मैं आपके सामने स्टोरियां रखूं। ऐसी 2 कहानियां हो चुकी हैं। और इसी के साथ चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। चलिए इन्वेस्टिगेट द डील ऑन एलएफएर राफेल डील, जिसमें गुप्ता जी और कंपनी और उन दोनों के बीच का जो गलत ट्रांजैक्शन हुआ, जो यूपीए सरकार थी तब से लेकर आज तक का, उसका पूरा माहौल हमें यहाँ पे समझने को मिला था। चलिए बढ़ते हैं उस और। ये जो डील हुई ना, उस डील को पक्का इन्वेस्टिगेट करना होगा, मतलब प्रोब करना होगा, जांच पड़ताल करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। और ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये जो विवाद छिड़ चुका है, वो इसमें कहा गया था कि ये बहुत समय हो गया लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस खत्म होने को, उस रिड्यूस होने को, उस कम होने को कहते हैं डाई डाउन। चलिए कमेंट में लिखते चले दोस्तों। आज 4 एडिटोरियल में से ऑन एन एवरेज 80 के आजू बाजू वॉकेब्स जो है वो हम अभी डिस्कस करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट आधे हो चुके हैं। और आगे जो ये आर्मी है ना, वो अपना पावर को क्या करना चाहती है? ऑगमेंट मतलब बढ़ाना चाहती है, उसको और सुधारना चाहती है, उन्नत करना चाहती है। और स्क्वाड्रन का मतलब होता है जो हमारी एयरक्राफ्ट की पूरी जो सेना होती है उसके पूरे यूनिट को कहा जाता है स्क्वाड्रन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कमेंट में लिखते चले। ठीक है, और सेट ऑफ अलेज्ड फेक इनवॉइसेस, वहां पे फ्रेंच पोर्टल जो था उसने कहीं ना कहीं फेक इनवॉइसेस जो थे उसकी कॉपियां वहां पे रखी थी। तो अलेज्ड का मतलब होता है तथाकथित रूप से आरोप लगाते हुए या एक तरह से सपोजेडली। ठीक है, और उसी के साथ 7 मिलियन यूरो का जो पेमेंट है, जो रिश्वत के तौर पे दिया गया था डसॉल्ट एविएशन के द्वारा, है ना, वो किकबैक का मतलब ही होगा रिश्वत या ब्राइब। और आगे चॉइस ऑफ ऑफसेट पार्टनर्स, मतलब यहाँ पे जो ऑफसेट पार्टनर्स है वो भी चुने जाना। और उसमें ये होता है ऑफसेट पार्टनर का मतलब वो पार्टनर जो आपके दूसरे देश में होगा और वहां से जब इन्वेस्टमेंट होगा भारत में, तो उस इन्वेस्टमेंट में से 30% इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका यूज भी भारत की बनी हुई चीज ही खरीदने में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा 30% मैंने एक अप्रोक्स अंदाजा बताया। ठीक है, इसके अंदर जो स्पेसिफिक परसेंटेज होता है वो तो हर बार एग्रीमेंट के हिसाब से अलग अलग होते रहता है। तो कमेंट में एक बार सब लोग लिख देंगे ऑफसेट पार्टनर्स। ठीक है, चलिए आज से धीरे धीरे आपको दिखेगा कि मैं आपकी कमेंट तो देख पा रहा हूं लेकिन आपका नाम नहीं बोल रहा हूं मैं अभी। ठीक है, क्योंकि अब 100th एपिसोड जब आएगा तब कौन रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहा था उस आधार पे विनर भी डिक्लेयर होगा और उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं और मेरी पूरी टीम, हम सब, आप कौन कौन कमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उस पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये जो आर्टिकल था ना, वो इशारा करता है जो मिडल मैन होता है ना, बिचौलिया, उसका कैसा वाला रोल? एकदम संदिग्ध, मतलब डाउटफुल, मतलब ड्यूबियस रोल जो है उसकी ओर इशारा करता है। और आगे अगर बात करें तो अकाउंटेड फॉर का मतलब देखो दोस्तों, यहां पेमेंट करना भी होता है।
और यही चीज का जब अभी थोड़ी देर पहले आपने अकाउंट फॉर देखा तो वहां तो मतलब था गिनती बताने के लिए, परसेंटेज बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफशोर अकाउंट्स मतलब दूसरे देश जहां पे टैक्स के बेनिफिट्स अच्छे मिलते हैं, वहां पे अगर आप आपका अकाउंट खुलवाते हो तो उसे कहा जाता है ऑफशोर अकाउंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेंचमार्क प्राइसिंग का मतलब तो एक ऐसा स्टैंडर्ड लेवल का प्राइस कि जिसके नीचे आप कभी भी बिडिंग नहीं कर सकते, उसके ऊपर ही आपको बिडिंग जो है वो करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिडेक्टेड। देखो बहुत बार सरकारी जो भी डेटा होता है ना, वो कभी भी ऐसा का वैसा ही पब्लिश नहीं किया जाता है, उसमें कुछ ऐसे करेक्शन कर दिए जाते हैं कि लोगों को एक्चुअली में आइडिया ना है कि सौदा था कितने का, तो उसे कहते हैं प्राइस रिडेक्टेड या एक तरह से करेक्टेड या मॉडिफाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेबल्ड का मतलब होता है रिपोर्ट को प्रस्तुत करना। तो C&AG वाला जो ये पूरा रिपोर्ट था वो वहां पे पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया था, प्रेजेंट किया गया था, सबमिट किया गया था, टेबल किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बिड कंप्लायंट। कंप्लायंट का मतलब होता है जो अधेरेंट होता है, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी ही फॉलो करता है, तो उसे कहते हैं बिड कंप्लायंट। जो शर्त है उसको अच्छे से फॉलो करने वाला। आगे बढ़ते हैं और अनइक्विवोकली बताया था डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस को सुधारने की जरूरत है। अनइक्विवोकली मतलब बिना झिझक के, बिना किसी भी तरह के हेजिटेशन के, जैसा था वैसा साफ साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोल देता है उस बंदे को कहते हैं अनइक्विवोकल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बट्रेस। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ना, जो उसको समर्थन मिला है, बट्रेस किया गया है, उनको सहारा मिला है, सपोर्ट मिला है, समर्थन मिला है ना, ये जो नए नए सीक्रेट्स बताए गए जो इस बात के ऊपर प्रकाश डालते हैं, जो इस बात से आपको एनलाइटन करते हैं, अलर्ट करते हैं, अवेयर करते हैं, उसके लिए अंग्रेजी में फ्रेज बनता है शेड लाइट ऑन समथिंग। और आगे बढ़ते हैं। मकिंग अप का मतलब होता है किसी भी अच्छी डील को, अच्छी पार्टी को, सपोज मैंने किसी को पार्टी देनी थी दोस्तों, बर्थडे, और मैंने मेरे फ्रेंड को कहा कि उसको बताना मत, लेकिन मेरे फ्रेंड ने तुरंत उसको जाके बता दिया, तो ये जो मेरे ऊपर प्लान था ना उसको चौपट कर दिया, दैट इज मकअप कर दिया। आगे बढ़ते हैं, कमेंट में लिखते चले सारे वर्ड्स। और विश अवे का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो सर प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, मैं कहता हूं हो जाएगा धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व, कहां जरूरत है अपने को कुछ करने की, तो मैं विश अवे कर रहा हूं, मतलब मैं ऐसी इच्छा कर रहा हूं कि बिना कुछ करे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा, तो विश अवे मत करो, ऐसा यहाँ पे हिंदू एडिटोरियल ने सरकार को मैसेज भी दिया था। और डिक्टेट करना मतलब रिक्वायर करना, कंपलसरी या एक तरह की शर्त होना कि आपको ऑपरेशनल रेडीनेस दिखानी होगी। एंड गोज हैंड इन हैंड मतलब साथ साथ में चलना, एक आगे एक पीछे ऐसा नहीं, दोनों को पैरेलली साथ साथ में चलना होगा, दैट इज रेडीनेस होनी आपकी। और प्रोसीजरल प्रोप्राइटी का मतलब होता है एक मर्यादा, एक एथिक्स, एक मोरल, है ना, एक डिग्निटी, उसको भी लेके चलना होगा। किस चीज के लिए? डिफेंस प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है जो परचेजिस करनी होती है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहे उसके सारे वोकेब्स, इसकी आपको अच्छे से पीडीएफ मिल चुकी है, उसको एक बार वापस से आप लोग देख जाइएगा। कल की वोकेब टेस्ट का परफॉर्मेंस इस आधार पे और अच्छा आपका आएगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए एक बार सब लोग कमेंट में लिख दीजिए RFT, दैट इज रेडी फॉर द टेस्ट। चलिए फटाफट फटाफट कमेंट करिए सब लोग, कमेंट की लाइन लग जानी चाहिए, RFT रेडी फॉर द टेस्ट। और वीडियो को मस्त लाइक करते चले। चलिए और लास्ट था अनडिफाइंड रोल, इंडिया अफगानिस्तान बायलैटरल का मतलब अब आप समझ चुके हो। दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा ये होता है कि एक का एक वोकेब एक से ज्यादा आर्टिकल्स में जब रिपीट होता है तो वो आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप उसका रिवीजन हो जाता है। जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं तो इसमें कुछ भी ऐसे भी तो वोकेब होंगे जो मेरे लिए भी नए होंगे, लेकिन मैं आपसे 2 बार 4 बार जब डिस्कस करूंगा तो वो वोकेब्स मेरे लिए बाय हार्ट बन जाएंगे। बस यही प्रोसेस तो आपको समझनी है बेटा, और जब आप ये प्रोसेस को अच्छे से समझ गए तो आप कमिंग एग्जाम्स में खास करके SBI का तो वोकेब पोर्शन वैसे भी फेवरेट होता है, तो आप उसको अच्छे से टैकल कर लोगे। और साथ साथ में करंट अफेयर्स के पॉइंट भी आपको मिलते चले जा रहे हैं। हिंदू एडिटोरियल पढ़ना मतलब RC दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और CT दैट इज क्लोज टेस्ट, ये दोनों पे कमांड आना शुरू हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे
और देखते हैं अनडिफाइंड रोल अगर उसकी बात करें तो बायलैटरल अब आपको पता है कंसेंसस का मतलब होता है कॉमन ओपिनियन जो हर कोई शेयर करता है, जो सहमति से एक दूसरे के लिया जाता है उसे कंसेंसस कहा जाता है। और उस चीज के लिए जरूरी है कि आपके बीच के अंदर अंदर के जो भी डिफरेंसेस है ना उसको सेट असाइड कर दिया जाए, दरकिनार कर दिया जाए, उसको लेट गो, फॉरगो, इग्नोर कर दिया जाए, उसे कहा जाएगा सेट असाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये जो लास्ट मैसेज था ना वो ये कि हम दुश्मनावट भुला देना चाहते हैं, उसी चीज ने स्पर किया भारत को, मतलब एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, ठीक है, कि वो सारे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चाहे वो चाइना के हो चाहे वो पाकिस्तान के हो उनको भी इनवाइट किया जाए। और जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो दो देशों के बीच में इंडिया और चाइना के बीच में जो डेडलॉक चल रहा है, जो एक गतिरोध चल रहा है, उसको भुला के भी भारत ने इन दोनों देशों को मतलब आमंत्रण दिया, लेकिन दोनों देशों ने ना बोल दिया। और साथ साथ में खान गवर्नमेंट मतलब तो पाकिस्तान, इस्लामाबाद, उसकी जो ये चर्लिशनेस है, चर्लिशनेस का मतलब होता है एक रूडनेस होना, मैनरलेसनेस होना, या इमैनर्स होना, या इल मैनर्स होना, है ना। वो कहते हैं कि भाई काबुल में आपको जो गेहूं और दवाइयां सप्लाई करने के लिए जो पाकिस्तान का रोड इस्तेमाल करना पड़ता है, हम वो रोड भारत को इस्तेमाल करने देंगे नहीं। ऐसा चर्लिशनेस, ऐसा रूड बिहेवियर भी पाकिस्तान ने दिखाया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। और डिक्लेरेशन गोज फार्दर, मतलब इस बात से भी बियॉन्ड, आगे निकल जाता है। और जो रेडिकलाइजेशन है, मतलब जो कट्टरतावाद है, जो एक एक्सट्रीमिज्म है, उसको भी आपने साइड पे करना होगा, ऐसा भी यहां बताया गया था। और ये जो सरकार आई है तालिबान, दैट इज इंटरिम, मतलब टेम्पररी है, ट्रांजिटरी है, प्रोविजनल है, परमानेंट नहीं है। ऐसी सरकार जब रिप्लेस हो जाएगी और उनका जो रेजिमे मतलब उनका जो शासन है वो चला जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि रिकंसिलेशन प्रोसेस हो, मतलब सारे डिफरेंसेस जो दो देशों के बीच में है उसको सॉल्व आउट कर लिया जाए, वापिस से एक फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली रिलेशन को रीस्टोर करना, उसको यहां पे कहा जाता है रिकंसिलेशन। बैंक वाले जानते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्रेडिटेबल का मतलब होता है बड़ा ही मोटिवेटिंग, बड़ा ही एनकरेजिंग, और फिट का मतलब होता है वंडरफुल एक्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर ओवर का मतलब होता है आप कितना भी अच्छा कर लो, आप दोनों देशों के बीच में जो दिक्कत है वो छुपने वाली नहीं है। तो पेपर ओवर का मतलब है कवर अप करना, हाइड करना, या फिर कंसील करना। चलिए दोस्तों एक बार कमेंट में लिख दीजिए अगर यहां तक समझ में आ रहा है, रिवीजन अच्छे से हो पा रहा है, तो कमेंट में जल्दी से सब लोग लिख दीजिए क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग लिखना शुरू कर दिए क्लियर, क्या बात है। हाँ जी, तो एग्जाम्पल यहां दिया था कि कुछ देश जिनके साथ भारत के डिफरेंसेस बने हुए वो फिर भी काबुल तालिबान के साथ रिलेशन बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। जैसे कि तुर्कमेनिस्तान है, तो उन्होंने अपने जो डेलीगेशन है, अपना जो पूरा कॉन्सुलेट है, राजदूत है, एम्बेसी है, उनको मीटिंग करने के लिए भेजा था। उसी तरह से उज्बेकिस्तान ने भी अलाउ किया, परमिशन दिया, अकॉर्ड किया, ग्रांट परमिशन किसको, जो वहां के पीएम जो थे तालिबान के, वो जब डेप्यूटी पीएम आने वाले थे तो उनको सारी सिक्योरिटी दी और उनके साथ सारे मुद्दे डिस्कस भी किए। तो रेजिमे का मतलब अब आप सबको पता है, एक गवर्नमेंट, एक शासन, एक गवर्नेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं सॉलिडेरिटी। और यहाँ पे भारत ने भी कहीं ना कहीं सॉलिडेरिटी मतलब एक यूनिटी, एक एकता, एक हार्मनी, एक यूनियन बताया था कि किस तरह से हम हार्मनी में रह के आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आगे ये भी बोला है कि भारत ने कोई ज्यादा कोशिश नहीं करी है कि ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए अफगानिस्तान के साथ कोई अच्छे प्लान करे, है ना। तो मतलब मेड नो बिड, मतलब मेड नो एफर्ट, कोई ज्यादा कोशिश भी करी नहीं है, इस तरह से भी यहां पे बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में कौन 8 शामिल थे देश, वो ये रहे इंडिया, ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। और ये रहा पूरा आपका वोकैब का लिस्ट। तो यहाँ पे हमारा एक वोकैब का जो सेशन था वो बहुत अच्छे से कंप्लीट होता हुआ, एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से सारे वोकैब समझ में भी आए थे, ठीक है। और एक बार कमेंट में सब लोग बता दीजिए फटाफट कैसा रहा आपका सेशन, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ बढ़ते हैं
नेक्स्ट शेड्यूल की ओर। और नेक्स्ट शेड्यूल जैसे आपको बताया गया है मैं वापस एक बार बता देता हूं, और इसी के साथ आज की जो रिवीजन की सभा थी उसका हम अंत करते हैं। सबसे पहला मंडे 7:30 बजे हिंदू एडिटोरियल का सेशन रहेगा, 6:15 बजे रीजनिंग का सेशन रहेगा। जो क्रैश कोर्स चालू किया गया है 40 दिनों का, जो पूरा एक प्लान है SBI PO को ध्यान में रखते हुए, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी आप लोग लीजिएगा। और साथ साथ में रात को 8:30 बजे ठीक हिंदू एडिटोरियल के खत्म होने के 15 मिनट के बाद जो CNA का सेशन चलेगा, ये तीनों सेशन प्लस एडिशनल सेशन अगर होंगे तो आपको चैनल पे उस पर अपडेट मिल जाएगी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। कल का जो वोकैब टेस्ट है, आई होप आपका परफॉर्मेंस, आज का जो रिवीजन सेशन था वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कल अच्छा स्कोर करने में। विद दैट माई सेल्फ अभय शाह साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।